काफी देर तक पोर्टिको में बैठकर आग सेकने व बात करने के बाद राजा पृथ्वीराज, अवंतिका और माया भीतर खाना खाने चले गए। रात का खाना उन्होंने शुरू ही किया था कि हल्की बर्फबारी होने लगी। हवेली में राजा पृथ्वीराज सिंह, उनकी बेटी व भोलाराम के अलावा हवेली की देखभाल के लिए 3 से 4 नौकर थे, जो हवेली से ही जुड़े क्वार्टर में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। ये सभी कई पीढ़ियों से हवेली की सेवा कर रहे थे और हवेली के मालिकों ने कभी उन्हें अपना बंधुआ नौकर नहीं माना, बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली सा ही बर्ताव किया। इन नौकरों की बहू बेटियों से नौकर का काम नहीं लिया जाता था, लेकिन ये सभी रानी साहिबा की खाना बनाने में मदद करती थी। हवेली व इसके परिसर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए खाना एक ही रसोई में बनता था, जो कि हवेली के सबसे पीछे वाले हिस्से में थी, और उससे जुड़ा बड़ा किचन गार्डन था जहां मौसमी सब्जियां उगाई जाती थीं। उसके बाद हवेली के बाग थे और फिर बाउंड्री के बाद छोटी पहाड़ियां जो आगे जाके मुख्य पहाड़ से जुड़ जाती थीं। हवेली के मुख्य द्वार व दाईं तरफ की बाउंड्री पर रिहायशी मकान बने हुए थे, जिनमें राजा साहब के दूसरे व्यावसायिक कामों को देखने वाले कर्मचारी रहते थे। फिर बाईं ओर बाउंड्री थी, जिसके बाद पहाड़ी ढलान व उतार थे जो घने पेड़ों से ढके हुए थे। तो कुल मिला के हवेली में चुपचाप घुसना 3 तरफ से तो लगभग असंभव ही था। बाईं ओर ही एकमात्र ऐसी ओपनिंग बन पाती थी जिससे कोई जीव आ सकता हो। आज से पहले कभी इस हवेली को रखवाले की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस रात किसी अनजान जीव के गुर्राने की आवाज और अम्बिका के हार के मिलने के बाद हवेली के पूर्वी छोर की ओर पड़ने वाले तीसरे तल के सभी कमरों में राजा पृथ्वीराज ने रखवाली के लिए सशस्त्र आदमी तैनात कर दिए थे। जहां से हवेली के अंदर के पेड़ शुरू होते थे, वहां पर बल्बों की झालर भी लगा दी गई थी ताकि पर्याप्त रोशनी बनी रहे। खुद राजा पृथ्वीराज भी अपने सिरहाने कुलदेवी का त्रिशूल रखते थे। रानी साहिबा के मरने के बाद से भोलाराम भी उन्हीं के कमरे में एक तरफ मसहरी पर पड़ा रहता था। राजा पृथ्वीराज का कमरा उनकी लाइब्रेरी का एक्सटेंडेड रूम और वेपन स्टोर बना हुआ था। अवंतिका का कमरा हवेली के दूसरे तल पर था। कमरा क्या, ये कई कमरों से बना हुआ स्वीट था, जिसमें काफी जगह थी। सोने के लिए भी कम से कम 4 तरह की व्यवस्था थी। मूड के हिसाब से वो अपने सोने के बिस्तर को चूज करती थी। माया अवंतिका के कमरे की भव्यता देखकर हैरान रह गई। क्या हो गया? अवंतिका हंसते हुए माया से पूछती है। मुझे तो लगा था कि मैंने जिस कमरे में तुम्हें 1-2 बार देखा है वही तुम्हारा सोने का कमरा है। माया उस कमरे का पूरा निरीक्षण करते हुए बोली, अरे यहाँ मेरे बहुत से सोने के कमरे हैं, लेकिन ये मेरा मुख्य सोने का कमरा है। सोने का, जागने का, खेलने का, खाने का, सभी यही है। अवंतिका कमरे के बीच गोल गोल घूमते हुए बोली। कमरे के बीचों बीच भी एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। अवंतिका उस पर गिरते हुए बोली, तुम चाहो तो आज यहीं सो जाना। कमरा पूरी तरह से एयर कंडीशन था, तो बाहर होती बर्फबारी का अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। कमरे के एक तरफ लगे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अवंतिका ने माया को अपने साथ आने को कहा। दरवाजे के दूसरी तरफ एक और मध्यम आकार का कमरा था, जिसमें सिर्फ अलमारियां थीं, जिनमें कपड़े, श्रृंगार का सामान और जूते इत्यादि थे। इस तरह की अलमारियों में नाइटीज हैं, रात के कपड़े। वो मेरी छोटी बहनें भी आती रहती है ना, तो हर साइज के कपड़े तुम्हें मिल जाएंगे। तुम देख लो तुम्हें जो फिट आए। एक तरफ इशारा करते हुए अवंतिका ने कहा। आपकी बहनें? उनमें से अपने साइज के कपड़े को चुनते हुए माया ने कहा। हाँ, मेरी मौसी और मामा की बेटियां। पिंक कलर के मलमली कपड़ों को अपने कंधे पर डालते हुए अवंतिका ने जवाब दिया। माया ने भी अब तक अपने लिए एक बैंगनी मैक्सी चूज कर ली थी। मेन रूम में आके माया बेधड़क निर्वस्त्र हो गई और मैक्सी पहनने लगी। उसको ऐसे देख अवंतिका चौंक गई। देखने में माया उसकी उम्र की ही थी, करीब 24 साल, लेकिन उसका फिगर काफी विकसित था। पूरे बदन में कशिश थी, पेट ऐसा जैसे किसी मॉडल का हो। उसके सीने के बीचों बीच 3 इंच का निशान भी था, जो किसी घाव का सा लगता था। अवंतिका को ऐसे देखते हुए माया मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रही हो? अब
कुछ नहीं, तुम्हारा शरीर, तुम बहुत सेक्सी हो। तुम भी किसी से कम नहीं हो। उसी अवस्था में अवंतिका की ओर बढ़ते हुए माया बोली। हट! शर्मा की नजरें छुपाते हुए अवंतिका बोली। अब तक माया अवंतिका के काफी करीब आ चुकी थी। अवंतिका ने नजरें उठाकर उसकी छाती के बीचों बीच बने निशान की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा, ये कैसा निशान है? ये तो जन्म का निशान है, सभी के होता है, क्या तुम्हारे नहीं है? अवंतिका ने ना में सिर हिलाया और बोली, मेरे पास ऐसा कोई बर्थ मार्क नहीं है। ऐसा नहीं होता है, बर्थ मार्क होते ही होते हैं। किसी के बड़े होते हैं, किसी के बहुत छोटे। हो सकता है तुमने कभी ध्यान न दिया हो। चलो आज तुम्हारा बर्थ मार्क ही खोजते हैं। ऐसा कह के माया ने अवंतिका के कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया। अरे अरे, क्या कर रही हो? अवंतिका ने झटके से पीछे हटते हुए कहा। क्यों, क्या कभी अपनी किसी सहेली के सामने कपड़े नहीं उतारे हैं? तुम तो बाहर रहकर पड़ी हो, क्या सहेलियों के साथ मजे नहीं किए हैं? माया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अवंतिका के चेहरे पर लाली आ गई और उससे कुछ कहते नहीं बना। माया इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए उस तक पहुंची और उसके कपड़ों को उतारने लगी। कुछ ही पलों में अवंतिका अपने अंडरगारमेंट्स में माया के सामने खड़ी थी। माया का रंग जहां गेरवा था, वहीं अवंतिका का एकदम अंग्रेजों जैसा गोरा। तुम्हारे शरीर पर तो वाकई कहीं कोई निशान नहीं है। लगता है वो निशान किसी ऐसी जगह पर है जहां सिर्फ तुम्हारा पति ही खोज सके। हंसते हुए माया ने कहा। अवंतिका के चेहरे पर लज्जा की लाली आ गई। उसे माया का उसके साथ ऐसे खेलना अजीब भी लग रहा था और आनंद भी आ रहा था। अब तक माया उसे पूरी तरह निर्वस्त्र कर चुकी थी। ये रहा निशान। माया ने पीछे कमर से थोड़ा नीचे उंगली रखते हुए कहा। अवंतिका ने उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वो उसे देखने में असमर्थ थी। माया उसे उसके विशाल दर्पण की ओर लेकर गई और उसे उसका निशान दिखाया। अपने आप को माया के साथ दर्पण में निर्वस्त्र देखकर अवंतिका के शरीर में एक अजीब सी झुनझुनी दौड़ गई। अवंतिका के शरीर को ध्यान से देखते हुए माया बोली, तुम तो अभी तक कुंवारी हो, क्या कॉलेज में कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? हट बेशरम कहीं की। हाँ, लजाते हुए अवंतिका ने कहा। अरे इसमें लजाना कैसा, हम जैसे को ही देख लो। हम तो जवान होते ही इंतजार करते हैं कि शादी हो जाए तो हमारा पति हमारी दुकान का शटर खोले, नहीं तो 24-25 तक हम खुद ही किसी झील, तालाब, खेत खलियान या जंगल में अपना शटर खुलवा लेती हैं। बेशर्मी से हंसते हुए माया ने कहा, तो तुमने अपना शटर कहाँ खुलवाया? अब अवंतिका भी नॉर्मल होते हुए बोली, यहीं नीचे झील के पास की एक गुफा में। माया की आवाज में इस बार एक अजीब सा दर्द था और आंखें जैसे किसी पुरानी याद को देखने लगी थी। गुफा में? अवंतिका ने नटखट अंदाज में कहा। माया एक पल को कुछ समझ नहीं पाई, फिर अवंतिका के डबल मीनिंग कमेंट को पकड़कर वो भी हंसने लगी। हंसते हंसते माया अवंतिका के और करीब आ गई और उसके होठों को चूम लिया। अवंतिका को ऐसा लगा मानो 440 वोल्ट का तार किसी ने उसको छुआ दिया हो। वो किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं कर पाई। माया उसको धीरे धीरे धकेलते हुए बीच में पड़े बेड की तरफ ले गई और उसे बेड पर धक्का दे दिया। कॉलेज के समय में 1-2 सहेलियों के साथ उसने एक दूसरे के शरीर से खेलने का अनुभव तो लिया था, लेकिन इस तरह कभी नहीं। ऐसा तो उसने अपनी एक सहेली के लैपटॉप पर एडल्ट वीडियो में ही देखा था। एक दूसरे के अगल बगल बैठकर एक दूसरे के होठों को चूम रही थी। माया के हाथ अवंतिका की जांघों पर सरक रहे थे। अवंतिका ने भी अपने हाथ से माया के पेट को सहलाना शुरू किया, जिसे माया ने उठाकर अपने ऊपर ला दिया। अवंतिका ने अपने नाखून से माया के बदन को कुरेद दिया, जिससे माया के मुंह से एक तेज सिसकारी निकल गई। अब माया ने अपने दोनों हाथों से अवंतिका के शरीर को जकड़ लिया। इधर उनके कमरे से बाहर जमीन पे एक काला साया ऐसे बढ़ रहा था जैसे लहरें समुद्र में बहती हैं। वो साया अवंतिका के कमरे के दरवाजे के बाहर आकर रुक गया।
साया उबलते हुए दूध के समान जमीन से थोड़ा सा ऊपर आ गया और दरवाजे के नीचे बनी झिर्री से अंदर जाने की कोशिश करने लगा। इतने में दरवाजे पर बने हुए एक लिंगेश्वर के चिन्ह से जैसे चिंगारी से निकली और साया बहुत तेज आवाज के साथ दरवाजे के सामने की दीवार से टकराया। उस चिन्ह से चिंगारियों की एक पतली सी रेखा निकली जो उस कमरे की दीवारों के हर कोने पर से होती हुई पूरी हवेली पर फैलकर हवा में इस प्रकार ऊपर गई मानो हवेली पर रोशनी की एक चादर गिर गई हो। तेज आवाज व अदृश्य धमाके के प्रभाव से मानो अवंतिका के ऊपर का कोई सम्मोहन टूटा हो। उसने जल्दी से नाइटी को पहना और दरवाजे को खोला, पर वहां उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अब तक माया भी अपनी मैक्सी पहन चुकी थी। अवंतिका को कुछ मिनट पहले की कोई घटना याद नहीं थी। माया के चेहरे पर भी परेशानी के बादल छाए थे। फिर कुछ देर बाद दोनों सोने चली गईं। जमीन पे रेंगता साया तेजी से इधर उधर टकराते हुए हवेली के पीछे के बागानों में आके रुका। वो साया इंसानी रूप अख्तियार करने लगा, जिसके पैर और चेहरा कुत्ते के समान थे। उसने बाएं हाथ से अपनी छाती के एक हिस्से को दबा रखा था, जिससे मानो सफेद आग की लपटें पानी की तरह गिर रही थी। वो जीव धीरे धीरे गुर्रा रहा था और काफी पीड़ा में जान पड़ रहा था। गुस्से और डर मिश्रित भाव से उसने हवेली को घूरा और घने पेड़ों में गुम हो गया।